ओके बच्चों, तो क्राउन रूल में अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के टाइम पे एक प्रॉमिस किया गया कि अब एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। वो कमीशन 10 साल बाद आएगा और एक रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या इसमें? 1919 में एक कमीशन बनाया गया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। अगर वो 10 साल के बाद वो रिपोर्ट देता थी तो रिपोर्ट आनी चाहिए थी आपकी 1929 में। ठीक है, बट ये रिपोर्ट 2 साल पहले आ गई और वो रिपोर्ट आई 1927 में, साइमन कमीशन। अब ये रिपोर्ट जो थी इसमें रिकमेंडेशंस थे कुछ, तो वो क्या रिकमेंडेशन? इसमें रिकमेंडेशन थे, पहला रिकमेंडेशन था कि जो डायरार्की लाई गई ना 1919 में उसको आप अबॉलिश कर दीजिए, वो ठीक नहीं है। ठीक है, प्रोविंसेस में हमने देखा था कि डायरार्की लाई गई थी ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको इन्होंने रिकमेंड किया कि इसको आप अबॉलिश कर दीजिए। सेकेंड, इन्होंने ये बोला कि जो 1919 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई है उसको आप एक्सटेंड करिए, उसको आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू करिए, उससे फायदा हो रहा है। थर्ड ये था कि इन्होंने बोला कि एक फेडरेशन लेके आइए। फेडरेशन किसका? कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था, उनको हम बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, उस एरिया को, उस पार्ट को बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट जो पार्ट था जहाँ पे राजा लोग रूल कर रहे थे उसको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। उन्होंने बोला कि इन दोनों को ना मिलाइए और मिला के एक फेडरेशन बनाइए। उस फेडरेशन में क्या होगा कि कुछ जैसे मान लो एक फेडरेशन आपने बना दिया, ठीक है, अब फेडरेशन में क्या होगा, जैसे कोई नियम बनना है इंडिया लेवल पे तो राजा भी बैठे हैं, ब्रिटिश इंडिया का भी पार्ट है, सबसे मिलकर डिस्कशन होना चाहिए, तो एक फेडरेशन लेके आएंगे। ठीक है, एक थर्ड ये बोला था। फोर्थ, इन्होंने बोला कि जो आप कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 में स्टार्ट किए थे, 1919 में कंटिन्यू किए, उसको और आगे ले जाइए। ठीक, तो ये 4 रिकमेंडेशन इन्होंने साइमन कमीशन के टाइम पे किए। अब इन्हीं को फॉलो करते हुए 1935 वाला एक्ट है। ओके, अब देख लेते हैं इसमें फीचर्स क्या है। पहला तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं की बात मानी है और इंडियन फेडरेशन लेने का काम किया, इस फेडरेशन लेने का ट्राई किया। तो हमने देखा ये फेडरेशन में ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों का पार्टिसिपेट करना जरूरी था, बट क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स नहीं पार्टिसिपेट किया तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ओके, पहला प्लान फेल। सेकेंड, इन्होंने क्या किया, अब जो सब्जेक्ट्स थे उसको 3 लिस्ट में बांट दिया। सब्जेक्ट जिसपे लॉ बनाना होता है तो उनको 3 लिस्ट में बांट दिया। 1919 में हमने देखा था कि 2 लिस्ट बनी थी, सेंट्रल और स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट को भी डीआरपी के थ्रू ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट में बांटा गया। यहाँ पे 3 लिस्ट आ रही है। 3 लिस्ट में पहली तो है फेडरल लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट। जो अभी की यूनियन लिस्ट है ना, अभी अगर आपको पता हो तो यूनियन लिस्ट होती है जिसको पार्लियामेंट लॉ बनाता है, एग्जैक्टली वैसे था ये फेडरल लिस्ट। ठीक है, जिसको सेंट्रल लॉ बनाना है। नेक्स्ट थी प्रोविंशियल लिस्ट, ये बिल्कुल अभी के स्टेट लिस्ट के बराबर है। जैसे अभी जो स्टेट लिस्ट होती है उस पे स्टेट लॉ बनाता है, वैसे ही प्रोविंशियल लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाता है। एक थर्ड थी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी, जरूरत पड़ने पे दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होंगे ना, वक्त के साथ इवॉल्व होती है चीजें। जैसे जब संविधान बना तो कंप्यूटर नहीं थे, तो अभी क्या हो, अब से कंप्यूटर्स आ गए तो कंप्यूटर्स के हिसाब से लॉज बनते हैं, है ना, सेफ्टी के हिसाब से, ठीक है, या प्राइवेसी के हिसाब से। तो वैसे ही उस टाइम पे भी था कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों से छूट जाए तो वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट, रेजिडुअरी कहलाएगा सब्जेक्ट, तो वो मतलब बचा हुआ सब्जेक्ट, तो उसकी पावर किसके हाथ में आनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है, वायसरॉय के हाथ में ही आनी चाहिए। अभी का जैसे सीन है क्या है, रेजिडुअल सब्जेक्ट की पावर किसके हाथ में आती है? वो प्रेसिडेंट के हाथ में आती है। तो उस टाइम पे ये वायसरॉय के हाथ में थी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स का था, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, डीआरपी को अबॉलिश कर दिया, क्योंकि इनका रिकमेंडेशन था कि डीआरपी को खत्म करके प्रोविंसेस में, तो इन्होंने उसको खत्म कर दिया। लेकिन इन्होंने एक गलती की थी, डीआरपी को इन्होंने सेंटर में लाने की कोशिश की, बट ये भी काम नहीं किया। ठीक है, वो जो फीचर है इसका वो है बाइकामेरल। 1919 में हमने देखा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था लेके आते हैं कहाँ पे, केंद्र में। अब देखो वो अच्छी चलती है तो इन्होंने क्या सोचा, यही काम हम स्टेट्स में भी कर सकते हैं, प्रोविंसेस में भी वो लेके आए। नेक्स्ट कम्युनल इलेक्टोरेट, बोला ना कि कम्युनल इलेक्टोरेट को आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़ा दिया और इसको डिप्रेस्ड क्लास, लेबर, इन सब के लिए लेके आ गए। ठीक है,
और नेक्स्ट इसका फीचर है वो है काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश करना। 1858 में हमें पता है कि जब हमने सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई, तो जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई तो उसके अंडर में 15 मेंबर की काउंसिल बनाई। ठीक है, अब उस काउंसिल को यहाँ पे खत्म करना चाहिए, उसका कोई काम नहीं, अबॉलिश कर दिया उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फीचर है यहाँ पे 1919 में वोटिंग राइट मिला था किसको, टैक्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे एंड प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अब यहाँ पे उस वोटिंग राइट को ये थोड़ा और बढ़ाएंगे। ठीक है, अब वोटिंग राइट को क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो उस टाइम में बाइकैम्बिज्म केवल सेंटर में था, अभी स्टेट में भी आ रहा है, तो और डायरेक्ट इलेक्शंस की हमें नीड होगी, तो हमें सिंपल सी बात, हम धीरे धीरे इम्प्रूव ही करेंगे और इन पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। ये टाइम है 1935 का। ठीक है, टाइम पे नॉन कोऑपरेशन, ये सभी ने अवज्ञा था, सीडीएम सब हो चुका है। ठीक है, तो इन पे इतना ज्यादा वर्षों से प्रेशर पड़ता जा रहा है कि ये हमारे फेवर में वर्क करते जा रहे हैं। वोटिंग राइट देना ये हमारे फेवर का ही काम है। ठीक, तो ये क्या किए इस बार, ये टोटल पॉपुलेशन का जो 10% है ना, उन लोगों को वोटिंग राइट दे दिए। ठीक है, मतलब वोटिंग राइट एक्सटेंड कर दिए। ठीक, नेक्स्ट जो था इसके थ्रू आरबीआई आ गया। अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या कर रहा था, करेंसी को रेगुलेट कर रहा था। ठीक है, उस करेंसी पे स्पेंड हो रहा। नेक्स्ट जो ये लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये क्या है, देखो हमने देखा था 1919 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, सेंट्रल मतलब यूनियन लेवल पे। अब जैसे अभी का क्या है, यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो वो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो स्टेट लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराता है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो दोनों को मिक्स करके काम करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी था, प्रोविंस मतलब स्टेट लेवल पे, ये बिल्कुल स्टेट पब्लिक सर्विस, स्टेट टीसीएस के इक्वल है। ठीक है, और ये ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट इशू हुआ यहाँ पे वो था फेडरल कोड। हमने देखा था 1773 में सुप्रीम कोर्ट बना था। ठीक, अब ये आप हमें बताओगे कि जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। अब यहाँ पे 1935 में क्या हुआ, फेडरल कोर्ट बनाने की बात की थी और ये सेटअप कब हुआ, 1937 में। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन। अब देखो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से कौन कौन से काम है, ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, दूसरा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एक्सटेंड हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ही एक एक्सटेंशन था। थर्ड क्या था, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड, अच्छा ठीक है, डीआरपी को अबॉलिश कर दिया, डीआरपी को अबॉलिश कर दिया, कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू। ये चीजें यहाँ पे थी। बाकी जो चीजें हैं थ्री लिस्ट में बांटना, बाइकैम्बिज्म इन प्रोविंसेस, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश करना, फ्रेंचाइज को बढ़ा देना, आरबीआई, प्रोविंशियल और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल। तो ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।